Hey guys and welcome back to a new video of One Piece and आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1068 के बारे में जिसका टाइटल है अ जीनियस ड्रीम। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बाय इंट्रो लगाओ फटाफट। तो जैसा कि मैंने आपको स्पॉइलर वीडियो में बताया था एंड टाइटल पढ़ के भी आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर एक जीनियस बंदे के ड्रीम के बारे में बात हो रही है एंड वो बंदा ऑब्वियसली कौन हो सकता है, दैट इज वेगापंक। वेगापंक के ड्रीम की बात करें तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्रीम जो कि आप इमेजिन कर सकते हो, क्योंकि अगर हम आज के टाइम को भी देखें देन एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड मोस्ट डिमांडिंग थिंग इन दिस वर्ल्ड। हम ये बात माने या ना माने बट सबसे ज्यादा जरूरत इस दुनिया में इस समय एनर्जी की है एंड इस एनर्जी के लिए तो भाई बड़ी बड़ी लड़ाइयां भी हो चुकी हैं। कांस्टेंट इन्वायरमेंट पोल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे वेगापंक एक्चुअली में फ्री एनर्जी बनाना चाहता है इस पूरे दुनिया के लिए एंड दैट इज वन ऑफ द बेस्ट ड्रीम जो कि हम एक साइंटिस्ट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे अगर बात करें कवर पेज की तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सीजर क्लाउन और विनस्मोक जज के बीच में फाइट हो रही है एंड ये चीज देख के मैं थोड़ा सा हैरान हूँ कि सीजर क्लाउन ने एक्चुअली में विनस्मोक जज को मार के उसके सर पे एक फुला दिया है। कैन यू रियली बिलीव दिस कि ये पॉसिबल हो सकता है? सांजी के बाप को उसने मार दिया। खैर क्योंकि ये पुराने दोस्त हैं तो शायद ऐसा हो सकता है। और अगर आप इन दोनों के थॉट बबल को भी देखोगे तो उसमें भी आपको बैकग्राउंड में वेगापंक देखने को मिलेगा जो कि ठीक उसी ड्रेस में जिसे हमने बहुत पहले के टाइम पे देखा था। तो चैप्टर स्टार्ट होता है पंक 04 से। यहाँ पे पंक 04 साइफरपोल को बोल रहा होता है कि CP0 वालों तुम्हारे एफर्ट को मैं अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो सेराफिम कुमा है वो अपने आप ही इस आइलैंड तक आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैं तुम लोग को पर्सनली वेलकम नहीं कर सकता क्योंकि आजकल बहुत बिजी चल रहा है माहौल। तो इसीलिए एक काम करो, आप लोग सेराफिम कुमा को ऑर्डर दे दो कि वो आइलैंड पर आ जाए और आपका मिशन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से वापस लौट सकते हो। एंड उसी वक्त हम देखते हैं कि CP0 को कई सारे सीकिंग्स ने घेर रखा है। उसके जस्ट नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं रॉब लुची को जो कि बोल रहा होता है भाई ये इतना अच्छा वेलकम नहीं था जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था। मतलब वेगापंक को पता है कि हम उसे यहाँ पर निपटाने आए हैं। तो काकू वहाँ पर वेगापंक को बोलता है कि यार देखो बहुत लंबी जर्नी थी, हमें थोड़ा चाय वगैरह पे इन्वाइट करो यार, वैसे भी आसपास बहुत ठंड है। तो वेगापंक उनको बोलता है कि देखो G14 का बेस ज्यादा दूर नहीं है, एक काम करो वहाँ पे चल जाओ, वहाँ तुम्हें चाय और समोसा दोनों मिल जाएगा। इतना सुनने के बाद तो रॉब लुची अपने हाथ में फोन का रिसीवर उठा लेता है और बोलता है डॉक्टर वेगापंक जरा सुनिए, क्या आप हमें इस चीज का जवाब दे सकते हैं कि आखिर एगहेड आइलैंड के आसपास इतने सारे लोग गायब कैसे हो रहे हैं? इस पे वेगापंक बोलता है गायब? आपका इससे मतलब क्या आखिर? इस पे वेगापंक बोलता है यार ठीक 2 महीने पहले CP5 का जो शिप था वो गायब हो गया, फिर उसके 1 महीने बाद CP7 का भी शिप गायब हो चुका है और अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले CP8 भी गायब हो गया। तो एक चीज बताओ, अभी तक कोई गवर्नमेंट की शिप पिछले 2 महीने से वापस क्यों नहीं आई जब भी वो आपके आइलैंड पे आपसे मिलने आई है? बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि सारे के सारे कॉन्वर्सेशन को सांजी का ग्रुप भी सुन रहा होता है। इधर वेगापंक रिप्लाई करता है क्या ये सच है? वैसे मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूँ कि ये सारे के सारे शिप्स बहुत ही आराम से इस आइलैंड से बाहर जा चुके हैं। इधर पंक 02 का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो बोलती है आखिर तुम लोग सुनना क्या चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है हमने उन शिप्स को मार के डुबा दिया? एक काम करो खुद ही आ जाओ यहाँ पे और देख लो। और पंक 04 यहाँ CP0 वालों को बोल रहा होता है कि देखो भाई हम आपको यहाँ पर नहीं आने दे सकते, इसीलिए आप लोग वापस चले जाओ। जिस पे रॉब लुची बोलता है ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। लुची बोलता है एक काम करो शिप को छोड़ो, हम लोग धीरे से एगहेड आइलैंड पे पहुंचेंगे सेराफिम कुमा की एबिलिटी का यूज करके। वैसे भी अगर हमने डायरेक्ट अटैक किया तो ये सारे के सारे सी बीस्ट मिलके इस शिप को डुबा ही देंगे, इससे बढ़िया हम यहाँ से निकल ही चलते हैं। नाउ आई नो आप लोग के मन में क्या सवाल चल रहा होगा, क्या सेराफिम कुमा के पास ठीक वही एबिलिटीज हैं जो कि ओरिजिनल कुमा के पास थी, यानी कि क्या वो निक्यू नो मी के पावर्स को यूज कर सकता है? तो आई गेस ये सच है, शायद वो निक्यू नो मी के पावर्स को यूज कर सकता है एंड इसके पीछे काफी स्ट्रॉन्ग रीजन है जो कि मैंने आपको आई गेस स्पॉइलर वीडियो में बताया था। तो अनलाइक ऑल अदर वॉरलॉर्ड्स कुमा काफी टाइम तक वेगापंक के एक्सपेरिमेंट में शामिल था। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वेगापंक ने बहुत ही आराम से उसके डेविल फ्रूट को रेप्लिकेट कर लिया होगा और उसे सेराफिम कुमा के अंदर डाल दिया होगा, क्योंकि अगर वेगापंक काइडो के डेविल फ्रूट का क्लोन बना सकता है, वो भी सिर्फ ये चीज याद रखो कि लिमिटेड टाइम तक ही काइडो वेगापंक के पास था एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो आई गेस कुमा ने तो अपना सब कुछ दे ही दिया है वेगापंक को, तो भाई देयर इज अ वेरी बिग पॉसिबिलिटी कि उसके डेविल फ्रूट का जो क्लोन है वो उसने सेराफिम कुमा के अंदर किसी तरह से भर दिया है ना। ये चीज सुन के थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि डेविल फ्रूट के क्लोनिंग क्यों हो रही है। चलो ठीक है, एक काइडो वाला देख के अच्छा लग रहा था कि मोमोनोसुके के पास भी वही सेम डेविल फ्रूट है, बट अभी कुमा का भी एक रेप्लिका बन चुका है, तो क्या आगे चल के हमें और भी डेविल फ्रूट के रेप्लिकास देखने को मिल सकते हैं? पहले आई गेस ऐसा नहीं होगा क्योंकि उसके लिए किसी भी डेविल फ्रूट यूजर को काफी टाइम तक वेगापंक के पास रुकना पड़ेगा। सामने वाले डेविल फ्रूट यूजर के बॉडी को बिना कंप्लीटली स्टडी किए आई डोंट थिंक कि वेगापंक कोई क्लोन बना सकता है। जहाँ पर हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि कैसे ओरिजिनल कुमा दौड़ के भागने लगा था इवन जब अभी उसका रिपेयरिंग चल रहा था।
था। कुमा की हालत इतनी खराब थी कि वो दौड़ते दौड़ते गिर जा रहा था, फिर भी वो भाग के उस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तो अभी भी हम देख सकते हैं कुमा एक्चुअली में दौड़ते हुए भाग रहा है एंड फाइनली उसने अपने पावर्स का यूज किया और वो अचानक से आइलैंड से गायब हो गया। और ये चीज देख के ड्रैगन भी हैरान हो जाता है। तो आप भी सोच रहे हो कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर क्यों कुमा वहां से भाग रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि वेगापंक ने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक फेल सेफ उसके अंदर रखा हो कि इन केस वेगापंक के साथ कुछ गलत होने वाला हो या फिर वो किसी टाइप के प्रॉब्लम में फंस जाए तो वो आराम से कुमा को वहां पर बुला पाए, क्योंकि कुमा की एबिलिटीज ऐसी हैं कि वो किसी को भी बहुत दूर तक टेलीपोर्ट कर सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्योंकि वेगापंक चाहता है कि लूफी उसे किसी और आइलैंड पर ले जाए वहां से भगा के, एंड वेगापंक का दिमाग इतना बड़ा है जो कि उसी आइलैंड एगहेड पे ही रहता है, तो उसे लेके जाना बहुत मुश्किल है। तो आई गेस शायद कुमा अपने एबिलिटीज का यूज करके उसके उस बड़े से दिमाग को भी कहीं और पहुंचा सके। एंड एक्चुअली में ये वेगापंक के लिए काफी अच्छी चीज होगी, क्योंकि हम सभी को पता है कि कुमा की एबिलिटीज किस तरह से काम करती हैं। अगर वो किसी को भी अपनी पावर्स की हेल्प से फेंकता है तो उसके आसपास एक कवच टाइप का भी बन जाता है, जो कि पॉकेट, तो उसके आसपास एक कवच टाइप का शेप बन जाता है जो कि उसे प्रोटेक्ट भी करता है एंड आराम से कोई भी ऑब्जेक्ट या इंसान उस डेस्टिनेशन पे जा सकता है जहां पर उसको फेंका गया है। तो जहां तक मुझे लगता है कि कुमा खुद को टेलीपोर्ट करके वेगापंक के पास आने की कोशिश करेगा। इसके बाद सीन वापस से चेंज होता है एगहेड आइलैंड पे। तो लूफी यहाँ पर वेगापंक से बोल होता है, बुढ़ऊ आप सच में हमारे साथ भागना चाहते हो क्या? आपको अपने लैब से प्यार नहीं है? तो वेगापंक उसको बोलता है कि यार मुझे अपना लैब बहुत पसंद है और मैंने आज तक हर एक रुपया यहीं पे खर्च किया है, जो कुछ भी मुझे गवर्नमेंट ने दिया है रिसर्च के फंड के नाम पे, और इनमें से कोई भी चीज आज तक कभी नहीं बदली है। आज भी मेरे पास नए नए आइडियाज मेरे दिमाग में चल ही रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मेरे पास पैसा, ताकत और समय बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज भी इसीलिए मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं दुनिया को बदल पाऊँ अपने साइंस की नॉलेज से। एंड इसके बाद वेगापंक अपना ड्रीम रिवील करता है और वो जोर से बोलता है, मैं दुनिया को ऐसा बनाना चाहता हूँ जहाँ पर फ्री एनर्जी सभी को अवेलेबल हो। और ये बात लूफी सुन के कहता है, मतलब तुम सभी के लिए फ्री में गिव अवे करना चाहते हो? इस पे वेगापंक बोलता है, यार लूफी तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। इधर जिम्बे बोलता है कि ये सारे देश मिलके एक दूसरे से वॉर करते हैं सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए, ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सके, जो कि पूरी तरह से सच है और अपने रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है। आपने देखा कैसे ऑयल के लिए यूएस ने इन्वेड किया था ईरान को। तो वेगापंक भी बोलता है, सही बोले जिम्बे, लोग अपना दिमाग नहीं खोल रहे हैं। अगर वो अपनी आंखें खोल के थोड़ा ध्यान से देखें तो हम सभी के आसपास एनर्जी ही एनर्जी है। पूरे दुनिया में एनर्जी ओवरफ्लो कर रही है। अगर इस रॉ पावर को हम किसी तरह से यूटिलाइज कर पाए और इसे और भी ज्यादा एक्सेसिबल बना पाए तो शायद इस दुनिया में आज के बाद कभी कोई लड़ाई होगी ही नहीं। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि साइंस की हेल्प से हम ये चीज एक ना एक दिन पॉसिबल जरूर कर पाएंगे। सो बेसिकली वेगापंक इज ट्राइंग टू डू द सेम जो कि हर साइंटिस्ट करना चाहता है। वैसे अगर एनर्जी की बात हो रही है तो यार सच में दुनिया में बहुत कांड हुए एनर्जी के पीछे। मैंने यूएस वाला इंसिडेंट तो आपको बताया ही है। इसके अलावा चेरनोबिल का जो डिजास्टर हुआ था वो भी एक काफी बड़ा एग्जाम्पल है। चेरनोबिल का जो पावर प्लांट था, यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट, वहाँ पे जो न्यूक्लियर ब्लास्ट हुआ था वो शायद अभी तक का सबसे बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट माना भी जाता है। यहाँ पर वो लोग यही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि वो किसी तरह से पावर आउटपुट को बढ़ा पाए, बट कुछ मिस कैलकुलेशंस की वजह से इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ कि कई सारे लोगों ने अपनी जान खो दी और पूरा का पूरा चेरनोबिल एरिया इतना बर्बाद हो चुका है कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता। लूबी अभी भी हैं वाला मुंह बनाया हुआ कि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और वेगापंक बोल रहा है, यार तुझे सच में इस बात से कोई मतलब नहीं है। लूफी इस पे बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोगों को खुश करना चाहते हो, लेकिन मुझे हीरो बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझे अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर तुम यहाँ से क्यों भागना चाहते हो। जिसपे वेगापंक बोलता है, यही तो बात है, एनर्जी के साइंस के लिए जिस चीज की जरूरत है उसे खोजते खोजते मैं एक ऐसी चीज पे पहुंचा जिसे एंशिएंट फ्यूल कहा जाता है, जो कि इसी मैकेनिकल रोबोट को पावर दिया करता था जो कि तुम्हारे पीछे खड़ा हुआ है। और एज ए साइंटिस्ट मेरे अंदर का कीड़ा मान ही नहीं रहा था। मुझे झांक के ये देखना था कि अगर हम हिस्ट्री पर से पर्दा हटाएं तो हमें क्या क्या सीखने को मिल सकता है। जब मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त मर गया तब मैंने इस हिस्ट्री की गहराई में और भी ज्यादा घुसने की कोशिश की ताकि मैं उसके विल को पूरा कर पाऊं। और यहाँ पर उसके करीबी दोस्त का मतलब है प्रोफेसर क्लोवर। आपको याद होगा कि कैसे प्रोफेसर क्लोवर मरा था जब वहाँ पर बस्टर कॉल हुआ था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक से जिम्बे के पीछे मेन आइलैंड पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हुआ है। वेगापंक बोलता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और अब गवर्नमेंट मुझे भी खत्म करना चाहती है जिस तरह से उन्होंने ओहारा को खत्म किया था। का इसको CP0 नहीं किया होगा, ये डायरेक्ट सबऑर्डिनेट्स हैं सेलेस्टियल ड्रैगन्स के। तो यहाँ पर लूफी बोलता है इनको तो CP9 बोला जाता। तो जिम्बे उसको बताता है कि देखो जो CP0 है ये सबसे ऊपर स्टैंड करता है, बाकी सारे साइबरफूल के फैक्शंस इनके नीचे आते हैं। और ऐसा बोला जाता है कि इतिहास में CP0 के सारे मेंबर्स ने बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई है। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि पूरे के पूरे CP0 वाले सेराफिन कुमा के साथ एगहेड आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। इधर वेगापंक के लोग CP0 वालों को देख के हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो काले कपड़े पहना करते थे और ये लोग आखिर नॉर्मल रास्ते से क्यों नहीं आए। और तभी इन लोग को पता चलता है कि ये जो सी बीस्ट वाले वेपन थे इनमें से 2 को तो समुद्र के किनारे ही खत्म कर दिया गया था। इधर पंक 04 शाका से बोलता है कि CP0 इस आइलैंड पे आ चुके हैं। तो शाका उससे पूछता है कि आखिर उन्होंने पोर्ट को बाईपास कैसे किया। और इधर नामी और उसुप की तो
ऑलरेडी गांड फटी रखी है। पंक 04 आगे बताता कि उन्हें पक्का पता चल गया होगा कि ये जो सी बीस्ट है वो उनके शिप को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी उन्हें रिक्वेस्ट कर लिया था कि वो यहाँ से भाग जाएं। तो इसीलिए उन्होंने अपने शिप को जाने दिया और सेराफिम कुमा की हेल्प से आइलैंड पर पहुंच गए। मतलब उन्होंने निक्यू निक्यू नोमी के पावर्स का यूज किया और अपने शिप को भी जाने दिया। ये चीज हमें यही दिखाती है कि वो कितने ज्यादा डेडिकेटेड है इस फाइट के लिए। वैसे इससे मुझे एक पास्ट में स्टोरी याद आती है कि कैसे किंग ने अपने आर्मी के सारे जहाजों को तबाह कर दिया था ताकि पूरी आर्मी मोटिवेट हो जाए कि वो इस लड़ाई को जीत पाए। मेरे ख्याल से आपको याद होगा स्टोरी, मुझे तो याद नहीं है किसकी स्टोरी। अच्छा, सो मैं एक्चुअली में इसी किंग के बारे में सर्च कर रहा था और मुझे पता चला कि ये जो किंग था ये एक्चुअली में न्यू वर्ल्ड में आया था और फिर फाइट के बाद इन्होंने मैक्सिको सिटी को अपने अंडर में कर लिया था। तो यहाँ पर जो ओल्ड वर्ल्ड था और जो न्यू वर्ल्ड था ये एक्चुअली में रियल वर्ल्ड से भी इंस्पिरेशन ली गई है इसमें। तो यहाँ पर जो न्यू वर्ल्ड था वो एक्चुअली में समुद्र के एक साइड जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका एग्जिस्ट करता था उसे ही न्यू वर्ल्ड बोला जाता था और इस टर्म को 1492 में लेके आया गया। सो हाँ, ये न्यू वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट भी ओडा सेंसे ने असली दुनिया से ही उठाया है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्हें न्यू वर्ल्ड बोला जाता था पुराने टाइम में। वैसे अगर आप वन पीस के मैप को देखो और अगर आप कंपास को लेके रिवर्स माउंटेन के बीचों बीच रखोगे तो हमने ग्रैंड लाइन में एंट्री ली थी ईस्ट के साइड से, और पता है रेड लाइन के वेस्ट साइड में क्या है? पूरा का पूरा न्यू वर्ल्ड उसी साइड में एग्जिस्ट करता है। खैर वापस मांगा पे आते हैं तो यहाँ पे शाका बोलता कि रिसर्चर्स और वर्कर्स को आइलैंड से एवैक्यूएट करो और पंक 04 यानी कि एटलस तुम वापस लैब पर जाओ, सेराफिम्स को रेडी करो। हम सेराफिम स्नेक, सेराफिम हॉक और सेराफिम शार्क को डिप्लॉय कर रहे हैं और इन सभी का कमांड सेंटोमारू को दे दो। तो यहाँ पे शायद हमें दोबारा से सेंटोमारू देखने को मिलेगा जिसे हमने काफी टाइम से नहीं देखा है। पिछली बार शायद मैंने इसको स्टैम्पेड में देखा था, बट देन आई एम अगेन थिंकिंग कि आखिर सेंटोमारू वेगापंक के साइड से क्यों होगा? वो तो वर्ल्ड गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो वो इधर वेगापंक के साइड से क्यों काम करेगा? इसके बाद सीन आता है लूफी के ग्रुप पे जहाँ पे हम देखते हैं ओरिजिनल वेगापंक को, और वो लूफी से पूछता है तो ठीक है, क्या तुम मुझे यहाँ से भगा के ले जाओगे? मुझे पैकिंग करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस पे लूफी बोलता कि हम किसी फील्ड ट्रिप पे नहीं जा रहे हैं बुढ़ऊ, और जिम्बे बोलता कि अगर तुम अचानक से गायब हो गए तो बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। लेकिन फिर लूफी हंसते हुए एक्सेप्ट कर लेता और बोलता ठीक है, आ जाओ चचा, शिप पे आ जाओ, आपको भी घुमाने ले चलेंगे ग्रैंड लाइन में। तो वेगापंक बोलता ठीक है, तो चलो जल्दी से ऊपर की तरफ चलते हैं, वैसे भी इस जगह पे बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, और क्या तुम बोनी को भी अपने साथ गोद में लेके आ जाओगे? क्योंकि बोनी तो यहाँ पर बेहोश पड़ी हुई है। तभी हम देखते हैं कि वेगापंक भी अचानक से गायब होने लगता है हवा में ही और बोलता है ऊपर ही मिलेंगे तुमसे। इस पे लूफी बोलता है अरे सेब वाले चाचा जी कहाँ गायब हो गए आप? वापस से सीन आता है CP0 पे और यहाँ पर वो होलोग्राम वाला ड्रैगन आके CP0 वालों को होता है CP0 पे, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस होलोग्राम की हेल्प से इन्हें डराया जा रहा है। CP0 के जो सोल्जर्स हैं वो यहाँ पर उस पे गोली मारने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली एक होलोग्राम को कहाँ ही कुछ होने वाला है। काकू ये चीज देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो कहता है कि मुझे हमेशा से ही एक बाहर के किसी बीस्ट को हंट करना था, ये पक्का कोई ना कोई स्पेस मॉन्स्टर ही होगा। तो यहाँ पर उस टशी वाली लड़की जो कि CP0 की फीमेल मेंबर है वो उसको बताती है कि ये एक होलोग्राम है और इसके पीछे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जिसपे लुच्ची उसको बोलता है बहुत सही, तुम्हें तो सब कुछ पता ही होता है। जिसपे तो टशी बोलती है कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ। तो काकू यहाँ पर कूद जाता है और बोलता है कि मैं थोड़ा यहाँ आसपास घूम के आता हूँ, थोड़ा बादलों में देखता हूँ, क्या पता वेगापंक यहीं कहीं छुपा होगा। तो टशी वापस उसको बोलती है कि एक काम करो, वो जो ऊपर हवा में लाइन्स है ना, जरा उनको क्रॉस करके देख के आओ कि वहाँ पे है या नहीं। तो काकू वहाँ पर जाता है और जैसे ही वो उस लाइन को क्रॉस करता है तुरंत एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है। तो एगहेड आइलैंड पे जो अपने बड़ा सा अंडा देखा था ना, उसके आधे पे एक ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है। अगर कोई भी उस लाइन को क्रॉस करता है तो लेजर डिटेक्शन सिस्टम का यूज करके वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो जो फ्रंट का डोम है उसे प्रोटेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर वो स्टेशी बोलती है कि इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट के घर में ऐसे ही नहीं घुसा जाता। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एटलस दौड़ते हुए आ रही है और वो चिल्लाती है कि तुम यहाँ पे धमाके क्यों कर रहे हो, ये करने का हक सिर्फ मुझे ही मिला हुआ है। शाका उसको बोलता कि एटलस रुको, तुम इनसे फाइट नहीं कर पाओगी। लेकिन एटलस अल्ट्रा माइटी पंच वाला अटैक करने ही जाती है, जिसपे रॉब लुच्ची का दिमाग खराब हो जाता है। बोलता है यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है। एंड तभी वो अपने चीता के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होके 6 किंग पिस्टल वाला अटैक उसके ऊपर करता है, जिसकी वजह से एटलस टूट फूट के नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि उसके राइट साइड का पूरा चेहरा फूट चुका है और एटलस यहाँ पर नीचे गिर जाती है, लेकिन शायद उसकी सांसें अभी भी चल रही हैं। लूफी यहाँ पर बोलता कि चलो जल्दी से ऊपर की तरफ भागते हैं उन शूज का यूज करके। अभी लूफी का ग्रुप भाग ही रहा होता कि अचानक से वो सभी लूची के सामने आ जाते हैं। लूची देख के बोलता है मूगीवारा, और लूफी उसको देख के बोलता है अरे कबूतर वाले लौंडे तुम यहाँ पे। और लास्ट लाइन ए फेटफुल रियूनियन के साथ चैप्टर नंबर 1068। अब अगले चैप्टर के बारे में आपको क्या बताऊं, आपको तो पता ही है कि मैटर होने वाला है। रॉब लुच्ची वर्सेस लूफी हमें दोबारा से देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लौंडा मानने वाला नहीं है, ये पक्का अपना बदला जरूर लेगा। और जहाँ तक कुमा की बात है तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो खुद को टेलीपोर्ट करके कहाँ पर भाग रहा है, या फिर शायद हमें ब्लैकबियर्ड वर्सेस लॉ दोबारा से रिज्यूम होते हुए दिखे, क्योंकि अभी तक कुछ चैप्टर्स आ चुके हैं जहाँ पे हमें लॉ के बारे में कुछ भी पता नहीं
चला। सो आई रियली वांट टू सी कि आखिर ब्लैक बियर्ड वाला सीन क्या चल रहा है। खैर अगला चैप्टर ब्रेक पे नहीं है तो हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा। वैसे भी स्पॉयलर्स ट्यूसडे तक आ ही जाते हैं तो शायद आपको ज्यादा वेट ना करना पड़े। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1068। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना यार, अचानक से फॉलोअर्स थोड़े कम होने लगे, प्लीज फॉलो करके एटलीस्ट 3500 तो करा दो यार प्लीज। और डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर लेना, डिस्कॉर्ड में बैठता हूँ, यूजुअली रात में बैठता हूँ बट सैटरडे संडे को मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ, तो आप आके मुझसे बातें कर सकते हो। चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसे और गजब के एनिमे कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।